मधु एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और टफ चैप्टर है, इसीलिए इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपका ये चैप्टर पूरा 100% क्लियर हो जाए। ओके, सो इस चैप्टर का मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है। यू कैन वॉच दिस वीडियो इफ़ यू वांट। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको रिवाइज करने के बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, देन वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज यू कैन से, देन वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट, Ohm's law, then factors on which the resistance of a conductor depends, then combination of resistors। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनके बारे में डिस्कस करके हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, वन बाय वन इनको हम रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देन इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? Charge is a fundamental property of matter to attract and repel other materials। तो चार्ज क्या है? मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिससे एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ठीक है, अट्रैक्ट करना मतलब अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचना, दैट इज अट्रैक्ट। और रिपेल करना होता है अपनी से दूर किसी ऑब्जेक्ट को भेजना, दैट इज रिपेल। ओके, दैट इज रिपल्शन। ओके, तो चार्ज क्या है? मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ठीक है, सो दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना हमें पता है। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हो, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, then same charges repel each other and opposite charges attract each other। तो ये भी हमें पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं, मतलब जो लाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, मतलब जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्या है? पॉजिटिव है, मतलब दोनों सेम है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और मान लो अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अब ये अलग अलग अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मान लो पॉजिटिव हैं तब भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, तब भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हो दैट ये पॉजिटिव थे, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये नेगेटिव हैं, ये भी एक रिपेल कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है, तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो अब चार्ज के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। चार्ज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर Q। तो चार्ज को हम Q लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड द यूनिट यूज टू मेजर इट इज़ कूलम, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज को मेजर करने की जो यूनिट है, मतलब जो SI यूनिट है चार्ज की, इट इज़ नोन एज कूलम। ठीक है, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि हाउ मच चार्ज इज देयर ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलम का चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज को हम कूलम से ही मेजर करते हैं, कूलम इज द SI यूनिट। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज। तो एक कूलम चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पर एक कूलम का चार्ज होता है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? सो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर एक कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। सो इट इज 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये n क्या है? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर एक कूलम का चार्ज होता है? इट इज 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है किसी ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। Q क्या है?
Q इज फॉर द चार्ज, टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर या किसी एक बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है, तो वो आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दोगे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। सो इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा, उस ऑब्जेक्ट पर कितना टोटल चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना चार्ज एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दिस इज नोन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और इसी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में से, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमें यहीं से मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि रेट का मतलब क्या होता है, जहां पर भी आपको रेट लिखा मिल गया ना, उसका मतलब होता है कि हम उसको टाइम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, और तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर। सारे फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इन फॉर्मूलाज का ही यूज़ होने वाला है। तो साइड बाय साइड सारे फॉर्मूलाज को नोट करते हुए चलो, ताकि आपको बाद में डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े। सो फर्स्ट फॉर्मूला ये हमारे चैप्टर का, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम, I इज इक्वल टू Q बाय T। ठीक है, तो अब SI यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की SI यूनिट कूलम है, टाइम की SI यूनिट सेकेंड है, और करंट की SI यूनिट क्या है? एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 1 एम्पियर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड। तो अगर आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ऐसे आपको डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा वायर में से 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो कितना इलेक्ट्रिक करंट होता है? 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन है। फॉर्मूला की हेल्प से ही आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो। 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और जानते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ भी हैं। अभी तो हमने इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट के बारे में देखा, विच इज़ एम्पियर, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की कुछ छोटी यूनिट्स भी हैं। व्हाट आर दे? Small quantities of electric current is expressed in milliampere and microampere. Milliampere is written as MA and microampere is written as PA. तो एम्पियर तो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, लेकिन छोटी यूनिट्स भी होती हैं विच इज़ मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो मिली एम्पियर को हम MA से रिप्रेजेंट करेंगे और माइक्रो एम्पियर को PA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मिली एम्पियर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। और 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये वैल्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट हमें इन यूनिट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर में ही दी हो, हमें मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, कि वायर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना। देयर इज अ डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। सो अब डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। मतलब जो सेल का पॉजिटिव होता है, सेल क्या होता है? सेल आपने देखा होगा, जैसे रिमोट का सेल होता है, उसकी एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। सो दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, अभी सेल के बारे में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, लेकिन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं वो करंट की डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है उसको हम अपोजिट लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक है। डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, ये डायग्राम है, डायग्राम में भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आगे हम और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये सेल है या बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो किस में कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो ऐसे करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो करते हैं, ठीक है। सो द फ्लो ऑफ देम इज अपोजिट, ठीक है। डायग्राम से भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं एमीटर के बारे में। तो एमीटर क्या होता है, एमीटर इज द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज एमीटर, ठीक है। नाम से ही हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, तो एम्पियर से ही मिलता जुलता नाम है एमीटर। सो इट इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब ये जब हम टॉपिक्स टू बी डिस्कस देख रहे थे तब मैंने आपको बताया भी था कि जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनके बारे में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझ लो कि एमीटर को, जो एमीटर है उसको हम सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्लोज्ड पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सो ये एमीटर की फोटो है, ओके। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पूरा अच्छे से आपको बोलना है। तो इट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ है इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द वर्क डन, मतलब जो वर्क आपने किया है, जो एनर्जी लगी है एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो मान लो इलेक्ट्रिक सर्किट में ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, मूव करने के लिए जो वर्क डन होगा, जो एनर्जी लगेगी, दैट विल बी नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, ठीक है। इसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का निकलेगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच में निकलता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, ठीक है। W डिवाइड बाई चार्ज, जितना वर्क डन किया है एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू W बाई Q, ठीक है। V इज इक्वल टू W बाई Q, ओके। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब SI यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट, ठीक है। इसको भी हम कैपिटल V से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट होती है, चार्ज की वर्क डन की SI यूनिट जूल होती है और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। इतना तो पता ही होगा, ओके। सो द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब 1 वोल्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सो 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलम्ब चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क डन किया गया, तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ है, ठीक है, क्योंकि वर्क डन की SI यूनिट जूल होती है। सो 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ है 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन, ठीक है।
So now the potential difference is measured by means of an instrument called the voltmeter. तो जैसा अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर होता है, ठीक है। The voltmeter is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured. तो एमीटर को तो हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पैरेलल में कैसे, मान लो आपको इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो आप वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करोगे, वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब जिन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है उनके पैरेलल हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। सो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। दिस इज द पिक्चर ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि एक कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट में कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, की होता है, सेल होता है, सेल या बैटरी या फिर कंपोनेंट होता है, सो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेज अ सेल, सेल होता है या बैटरी होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम किसका होता है, सेल या बैटरी का ही होता है, ठीक है, ओके। सो सेल या बैटरी तो होना ही चाहिए। और एक प्लग की होता है, प्लग की मतलब स्विच मान लो जहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग वायर्स, वायर्स होंगी और दूसरे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। दिस इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा बैटरी है, बैटरी या फिर सेल, इसको कैसे लिखते हैं, पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल, फिर ये, देन लाइक दिस, और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, तो हमने अभी देखा था कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये एरोज यहाँ पर लगी हुई है, इसका यही मतलब है कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। दिस इज द सेल, करंट को हमने यहाँ पर I से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा बल्ब है, ठीक है, मतलब जो कॉम्पोनेंट है बल्ब, ठीक है, दिस इज द बल्ब। और ये हमारा एमीटर है, ठीक है। एमीटर को हम कैपिटल A और उसको ऐसे राउंड कर देते हैं। सो दिस इज एमीटर, इसका भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। ये हमारी की होती है, ठीक है, प्लग की। मान लो स्विच, जो स्विच होता है जिसको आप दबाते हो तो जब लाइट या फैन जलता है, दैट इज द प्लग की, ठीक है। ये प्लग की होता है, ये ब्रैकेट होता है, इसके बीच में डॉट होता है। जब इसके बीच में डॉट होता है मतलब ये क्या है, क्लोज्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। और जब इसके बीच में, ब्रैकेट के बीच में डॉट नहीं होगा मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन है, अभी करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के और बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में और उनके सिंबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इलेक्ट्रिक सेल होता है, ठीक है, सेल या बैटरी, उसका सिंबल ये होता है, सेल का सिंबल है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी होती है, बैटरी क्या है, सेल का ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये सेल का कॉम्बिनेशन, दिस इज अ बैटरी, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, ओके। प्लग की या फिर इसको स्विच भी बोलते हैं। तो जब ओपन होती है तो ब्रैकेट के बीच में कोई भी डॉट नहीं होता है, और जब प्लग की या फिर स्विच क्लोज्ड होता है तो उसके बीच में डॉट होता है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है और उसमें से करंट फ्लो कर सकता है, ओके। वायर, वायर जब जुड़ी होती है, एक वायर के साथ जब दूसरी वायर जुड़ी होती है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, मतलब जब वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, जुड़ी हुई नहीं है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर ये आप फिगर भी बना सकते हो इसका, ठीक है। रेजिस्टर, रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। रेजिस्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एमीटर को हम कैपिटल A को सर्कल में और ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ कंपोनेंट्स के सिंबल थे जो इलेक्ट्रिक सर्किट में होते हैं। अब बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। सो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो ओम्स लॉ है
कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में, वो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दिस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरीज एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी वेरी करेगा। दिस इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यही हमारा ओम्स लॉ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है Y एक्सिस पर, ये करंट है X एक्सिस पर। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो करंट भी इंक्रीज करेगा। इट मीन्स दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायग्राम ये NCERT का है। ओके, सो इसको इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो जब हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वल में चेंज किया, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, तो हमने यहाँ पर ये कांस्टेंट लगा दिया विच इज R। और ये R क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये आ गया V इज इक्वल टू IR, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर वोल्टेज है, इट इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिक करंट विच इज I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस विच इज V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज R। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज को आपको नोट करते रहना बिकॉज न्यूमेरिकल्स में इन्हीं का यूज होगा। ठीक है, सो अब ये R क्या है, यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है, R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं ऑफ द कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये रेजिस्टेंस होता है विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। तो जो कंडक्टर होता है, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वायर, तो उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। अब जो कंडक्टर है वो क्या करता है, वो फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करने का मतलब होता है अपोज करना, कोई रुकावट आना, बाधा आना, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो जो कंडक्टर है वो फ्लो ऑफ करंट के फ्लो को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। और कंडक्टर की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, सो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो को रेजिस्ट क्यों करता है, क्योंकि जब करंट फ्लो करता है, मतलब जब चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं कंडक्टर में से, तो बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर में। तो जब चार्ज फ्लो करता है, जब करंट फ्लो करता है, तो वो उन एटम से कोलाइड करता है, बहुत रुकावट आती है। वो जो एटम्स होते हैं वो एक रुकावट का काम करते हैं, बाधा का काम करते हैं फॉर द करंट। इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्टर में से फ्रीली मूव नहीं कर पाता है और उसे रुकावट फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जो एटम्स हैं, तो वो एटम्स क्या करते हैं, रुकावट का ही काम करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। तो अपोज वो जो करंट है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता है, इसीलिए जो कंडक्टर है वो फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, और इसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, सो अब रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, इट इज ओम। सो ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम को हम डिनोट कैसे करते हैं, बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा। तो ये ग्रीक लेटर ओमेगा है और इसको हम ओम को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। रेजिस्टेंस अगर आपको निकालनी है किसी भी कंडक्टर की एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, रेजिस्टेंस एक फिक्स टेम्परेचर पर ही निकाली जाएगी। ठीक है, सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। दिस इज द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है, ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। ये हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो जब इसको रीअरेंज करोगे तो ये रेजिस्टेंस जब इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और आई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, तो यहाँ से आया हमारे पास ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अब
डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी एसआई यूनिट ओम है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सो 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट। तो 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में से और दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट है। मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 ओम। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, डिफाइन 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, सो यू हैव टू राइट दिस। ठीक है, अब ये डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, देखो ये डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि ये हमारे चार्जेस हैं। ठीक है, ये हमारा करंट है जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये जब फ्लो कर रहा है तो इसके रास्ते में जो रुकावट आ रही है, जो अपोजिशन आ रही है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है, ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये करंट फ्लो कर रहा है। जब ये फ्लो करता है कंडक्टर में से तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, रुकावट का काम करता है। ठीक है, दिस इज द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। ओके, अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सो देयर आर मेनली 3 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ मटेरियल। सम मटेरियल्स क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस एंड हेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, एग्जांपल सिल्वर। तो कुछ मटेरियल होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसलिए वो कम हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए उनकी कम रेजिस्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, तो सिल्वर, गोल्ड, ये जो मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसलिए जो करंट है वो इजीली फ्लो कर पाता है, तो इनकी रेजिस्टेंस भी कम होती है। ठीक है, व्हाइल सम मटेरियल्स क्रिएट मोर हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, एग्जांपल हार्ड प्लास्टिक। लेकिन कुछ मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर्स, तो इलेक्ट्रिसिटी इतने अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता, इसीलिए इनकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल हार्ड प्लास्टिक। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड इज द नेचर ऑफ मटेरियल। जो जितना अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उतनी ही उसकी कम रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, सेकेंड फैक्टर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की कितनी लेंथ है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है, resistance is directly proportional to the length of conductor. This means resistance increases with the increase in length of the conductor. Thus resistance is directly proportional to the length of conductor. कंडक्टर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसकी रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब जितना लंबा वायर है, ठीक है, जितनी लंबी वायर है, जितना लंबा कंडक्टर है, उतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा वायर होगा उतना ही करंट को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। जितना करंट को ट्रैवल करना पड़ेगा तो उसे उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस या अपोजिशन फेस करनी पड़ेगी, रुकावट फेस करनी पड़ेगी फ्लो करने में, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर था लेंथ ऑफ कंडक्टर। तीसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जो कंडक्टर है उसका एरिया कितना है, मतलब उसकी विड्थ का जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Resistance R is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. This means R will decrease with an increase in the area of conductor and vice versa. तो जो resistance होता है वो area of cross section के inversely proportional होता है। मतलब जितना कंडक्टर चौड़ा होगा, मतलब जितना उसकी width ज़्यादा होगी उतनी resistance कम होगी, और जितना ही कंडक्टर पतला होगा ना उतनी ही resistance ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंडक्टर है और ये इतना चौड़ा है, तो इसमें से जो करंट है वो इजीली फ्लो कर पाएगा, इसके आगे रुकावट कम आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये कंडक्टर पतला हो जाए तो अब इसका जो पाथ है वो कम हो जाएगा और इसको ज़्यादा कोलिजन्स फेस करनी पड़ेंगी एटम के साथ, इसके आगे ज़्यादा रुकावट आएगी, इसीलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसीलिए जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। जितना ज़्यादा एरिया होगा कंडक्टर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो वी कैन राइट रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आगे आप डायग्राम से भी इसको समझ सकते हो। देखो
यहाँ पर ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ कम है और इस कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है, तो जितनी कम लेंथ होगी उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। ये कंडक्टर छोटा है, इसकी लेंथ कम है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, जबकि इस कंडक्टर की लेंथ बढ़ गई है तो अब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये इसका मतलब इस डायग्राम से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। और इस डायग्राम से आप समझ सकते हो दैट रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंडक्टर है इसका एरिया ज़्यादा है क्रॉस सेक्शन का, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी, क्योंकि जो करंट है वो इजीली फ्लो कर पाएगा। लेकिन जैसे ही ये पतला हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी क्योंकि करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। दैट्स वाई रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई थी दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब हमने हटाया तो ये इक्वल का साइन लग गया और ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट लगा दिया, ये P, ठीक है। ये स्मॉल p क्या है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये P क्या है, ये P है रो, ठीक है। और ये रो क्या है, इट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सो वेयर P विच इज रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर जिस मटेरियल का बना होता है उसकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंडक्टर कॉपर का बना है या कोई कंडक्टर सिल्वर या गोल्ड का बना है, तो वो जो कंडक्टर जिस पर्टिकुलर मटेरियल का बना है उस मटेरियल की भी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को जो मटेरियल की होती है दैट इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उस मटेरियल की वजह से दैट इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी इज द property of conductor which is due to the material of that conductor, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि ये जो हमने P लगाया है दिस इज द रो, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उसकी रेजिस्टेंस, दैट इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है। सो इट्स SI यूनिट इज ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या है, ओम मीटर है, ठीक है। ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ दिस, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओम और मीटर, ठीक है। The resistivity of a material does not depend on its length or thickness but depends on the nature of the material and temperature। तो अभी हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर और उस पर थिकनेस पर डिपेंड करती है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ या थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती है कंडक्टर की, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटीरियल पर, मतलब वो जो कंडक्टर है वो कौन से मटीरियल का बना है उस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। टेम्परेचर पर भी, ठीक है, लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती है। तो रेजिस्टिविटी में इतना ही फर्क है, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड करती है कंडक्टर के, जबकि जो रेजिस्टिविटी है वो मटीरियल की वजह से होती है, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का हमने देख लिया, ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे और डिटेल में और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर पॉइंट्स। तो यहाँ पर गिवन है मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स और एलॉयज होते हैं उनकी काफ़ी कम रेजिस्टिविटी होती है। कितनी होती है, 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर के बीच में इनकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। Insulators have very high resistivity of the order 10⁻12 to 10⁻17 ohm meter. They are bad conductors of electricity. तो जो इंसुलेटर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, रबर, तो इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। कितनी, 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर के बीच में होती है, ठीक है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। Copper and aluminium are used for electrical transmission lines because they both possesses low resistivity। तो आपने देखा भी होगा कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है हमारे घरों में, जो भी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन होती है वो किसकी बनी होती है, कॉपर और एल्यूमिनियम की बनी होती है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, ओके।
सो एलॉयज आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस। जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज क्या होते हैं, किसी मेटल का दूसरे मेटल के साथ या किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ जो मिक्सचर होता है, दैट इज एलॉय। तो एलॉय भी काफ़ी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इनकी जो इनको इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लाइंसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एलॉयज को इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंस में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, यहाँ पर रीजन गिवन है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर। तो एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो मेटल से ज़्यादा होती है, जिन मेटल से वो बने तो उससे ज़्यादा होती है एलॉय की रेजिस्टिविटी। और जो एलॉयज होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर जल्द ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते, मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर पर बर्न नहीं होते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, बर्न होना। तो जो एलॉयज होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पर इतनी ईजिली बर्न नहीं होते, इतनी ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसीलिए उनको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स गिवन थे, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गए हैं। अब ये टेबल गिवन है एनसीईआरटी में, ये क्या है, इसमें ये कुछ मटेरियल है और ये इनकी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो मटेरियल की उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है गिवन टेम्परेचर पे। तो ये एनसीईआरटी की टेबल है, आप इसको रीड कर सकते हो। सो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे कंडक्टर्स हैं, ये एलॉयज हैं, ये इंसुलेटर्स हैं, इन सभी मटेरियल की ये रेजिस्टिविटी गिवन है। ठीक है, ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो टू टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब जो रेजिस्टर्स हैं उनको या तो हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या तो पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। सो व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को हम ऐसे एंड टू एंड सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। नाम से ही पता चल रहा है, सीरीज मतलब कोई जब चीज एक के बाद एक एंड टू एंड ऐसे कनेक्टेड है, दैट इज सीरीज। ठीक है, तो जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को हम ऐसे सीरीज में एक के बाद एक कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, दिस इज द बैटरी, दिस इज द प्लग, दिस इज द एमीटर, और ये तीन रेजिस्टर्स हैं, इनको हमने एक के बाद एक ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया। सो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो तीनों रेजिस्टर्स में से सेम फ्लो करता है। मतलब जो करंट फ्लो करेगा तीनों रेजिस्टर्स में से वो सेम होगा, बिकॉज ये तो सीधी सी बात है ना, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से भी रेजिस्टर 1 में से भी सेम करंट पास होगा, रेजिस्टर 2 में से भी सेम करंट पास होगा, रेजिस्टर 3 में से भी सेम करंट पास होगा, और वही करंट यहाँ से पास होके पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होगा, है ना। So current will be same in all the three resistors in a series combination। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब जो वोल्टेज होती है जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वोल्टेज होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो तीनों रेजिस्टर्स का अलग अलग होता है। मतलब तीनों रेजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। मतलब ये हमारा रेजिस्टर 1 है R1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, लेट्स से इट इज V1। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, लेट्स से V2। इस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, लेट्स से V3। तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टर्स का अलग अलग होगा, लेकिन जो करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम होगा, सेम फ्लो करेगा तीनों रेजिस्टर्स में से। ठीक है, ओके, तो इतना क्लियर हुआ। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो कैसे आएगा, इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करने के बाद। मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें इस पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल पूरा जो इस पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इनके पोटेंशियल डिफरेंस को हम V1, V2 और V3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी विच इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब अगर हमें सर्किट की टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ दीज थ्री रेजिस्टर्स। मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐड कर देंगे, तब जाके हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा इस पूरे सर्किट का। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, है ना। जब हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी V इज इक्वल टू IR, है ना। तो ये जो हमारे पास अब V1, V2, V3 है, इसकी जगह हम IR भी लिख सकते हैं क्योंकि V का फॉर्मूला होता है IR। ठीक है, तो अब वो V की जगह, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हम करंट इंटू रेजिस्टेंस IR लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया IR। ठीक है, अब फर्स्ट V1 मतलब ये पहले रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V का फॉर्मूला होता है IR। तो यहाँ पर मैं IR1 लिखूंगी क्योंकि मैं पहले रेजिस्टर की बात कर रही हूँ। ठीक है, प्लस प्लस
ठीक है, प्लस V2, तो V2 क्या है, दूसरे रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी IR2 क्योंकि ये दूसरा रेजिस्टर है, प्लस V3 मतलब तीसरे रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, सो दिस विल बी IR3 क्योंकि ये तीसरा रेजिस्टर है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देख सकते हैं कि इन सारों में, इन सब में I कॉमन है। ठीक है, करंट कॉमन है, I कॉमन है, तो I को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से भी I कॉमन आ जाएगा और इन तीनों में से भी I कॉमन आ जाएगा। तो जब I कॉमन आएगा दोनों साइड में तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ R बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई कि अगर हमें इस इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस या फिर इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सो इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द थ्री रेजिस्टेंस, मतलब तीनों रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो तीनों रेजिस्टर्स में से सेम फ्लो करता है, लेकिन तीनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। अगर आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो तीनों रेजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर दो, और अगर आपको इस इलेक्ट्रिक सर्किट का पूरा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो तीनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का, इन इक्वेशंस का, इन फॉर्मूलाज का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आगे आप बात करते हैं, यही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है हर एक रेजिस्टर में वो सेम फ्लो करता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। ठीक है, ये तो बता ही दिया मैंने। Then equivalent resistance of the combination is equal to the sum of individual resistance। अगर आपको total resistance या equivalent resistance निकालना है तो हर एक रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। ठीक है, sum of the individual resistance। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सीरीज में जब हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या? फर्स्ट वन इज इफ एनी कंपोनेंट फेल्स टू वर्क देन द सर्किट विल ब्रेक एंड नन ऑफ देम विल वर्क। मतलब अगर एक भी कंपोनेंट फेल होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कोई सा भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा, सर्किट ब्रेक हो जाता है और कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं करता है। ठीक है, अगर एक भी कंपोनेंट ने अपनी फंक्शनिंग बंद करी, वो खराब हो गया, तो पूरा सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो कोई भी कंपोनेंट फिर काम नहीं करता। ठीक है, सेकेंड है we cannot connect bulb and heater in series because they need different values of current to operate properly। एक सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बल्ब और हीटर को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों डिवाइसेस को अलग अलग करंट चाहिए होता है। मतलब इसको करंट की अलग वैल्यू चाहिए, इसको करंट की अलग वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम ही फ्लो करता है हर एक रेजिस्टर में से, हर एक कॉम्पोनेंट में से, इसीलिए हम दो डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, so these are the two advantages of series combination। अब बात करते हैं parallel combination के बारे में। तो parallel combination क्या होता है? When two or more resistors are connected between two common points, the arrangement is called parallel combination। तो parallel combination नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब दो पॉइंट्स के बीच में दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के पैरेलल, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये तीन रेजिस्टर्स यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड हैं, सो दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, दिस अरेंजमेंट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो तीनों रेजिस्टर्स में से सेम फ्लो नहीं करता। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो तीनों रेजिस्टर्स में जो करंट है वो सेम फ्लो करेगा, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टर्स में से जो करंट है वो सेम फ्लो नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ आ रहा है। लेट्स से 3 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ आ रहा है, तो अब ये जो 3 एम्पियर का करंट जब यहाँ पर आएगा तो ये 3 एम्पियर का करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इन तीनों रेजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट यहाँ जाएगा, 1 एम्पियर का करंट यहाँ आएगा, 1 एम्पियर का यहाँ पर, तो अब ये 3 एम्पियर का जो करंट है ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों रेजिस्टर्स में से, और फिर ये यहाँ पर आके कंबाइन होगा और फिर यहाँ से 3 एम्पियर का करंट ही फ्लो करेगा दोबारा इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो आप देख सकते हो कि तीनों रेजिस्टर्स में से अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो
पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स होते हैं उनमें सेम करंट फ्लो नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो तीनों रेजिस्टर्स होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों होता है? क्योंकि ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं ये इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ही तो कनेक्टेड है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दो पॉइंट्स के बीच का ही तो निकलता है, और ये तीनों रेजिस्टर्स इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो जो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा तो इन तीनों रेजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो करता है तीनों रेजिस्टर्स में से, लेकिन उनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग फ्लो करता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये वोल्ट मीटर भी कनेक्टेड है इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, ताकि इन दो पॉइंट्स के बीच का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाए, तो इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, अब ये जो अभी मैंने आपको ये जो पॉइंट बताया कि तीनों रेजिस्टर्स में से ये जो करंट है वो अलग अलग फ्लो करेगा, तो इसको अब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में से उसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस वाले रेजिस्टर में से मान लो I1 करंट फ्लो कर रहा है, इस वाले रेजिस्टर में से I2 करंट फ्लो कर रहा है और इसमें से I3 करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मुझे टोटल करंट निकालना है तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगी। सो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल करंट आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब जब हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे तब हमारे पास ये इक्वेशन आई थी V इज इक्वल टू IR, है ना। तो यहाँ से अगर मुझे I की वैल्यू निकालनी है तो I की वैल्यू क्या आएगी, ये R उस साइड शिफ्ट होगा तो मेरे पास I की वैल्यू आ जाएगी V डिवाइडेड बाई R। ठीक है, मेरे पास I की वैल्यू क्या आएगी, V डिवाइडेड बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना। ये फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास। तो अब ये जो I1 I2 I3 इसकी जगह मैं V बाई R भी लिख सकती हूँ क्योंकि यही फॉर्मूला है, ऑब्वियस ही बात है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस I की जगह मैं क्या लिख दूंगी, V बाई R। ठीक है, V बाई R इज इक्वल टू, यहाँ पर भी V बाई R1 लिखूंगी। R1 क्यों लिखूंगी, क्योंकि हम पहले रेजिस्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्लस V बाई R2 क्योंकि हम दूसरे रेजिस्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्लस V बाई R3 क्योंकि ये थर्ड रेजिस्टर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इन सारों में V कॉमन है, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है, V कॉमन है, तो V को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, V को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 बाई R। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम V, इन तीनों में V को कॉमन ले लेंगे, V हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो हमने V को कॉमन ले लिया। अब ये V दोनों साइड कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचेगा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू कैन से। तो अब इसका मतलब क्या है, दैट टोटल रेजिस्टेंस, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का, जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसका रेसिप्रोकल इक्वल है किसके, इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के। मतलब इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आ जाएगा। मतलब 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो इन तीन इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो नहीं करता तीनों रेजिस्टर्स में से, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, करंट सेम फ्लो नहीं करता तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, दैट the reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस कर लिया। अब यही बात यहाँ पर पॉइंट्स में लिखी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, है ना, ये तो हमें पता ही है। देन करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, है ना। The reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocals of all individual resistance connected in parallel। ये मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डेली लाइफ। तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का, इसका डेली लाइफ में यूज है, एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है,
as it divides the current among the components electric gadgets so that they can have necessary amount of current to operate properly. This is the reason of connecting electric appliances in parallel combination in household circuits. तो जो हमारे household circuits होते हैं उनमें parallel combination का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि parallel combination में से तीनों resistors में से अलग अलग करंट फ्लो करता है, इसलिए हम अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हर एक गैजेट को अलग करंट चाहिए होता है, इसीलिए हम हाउस होल्ड सर्किट्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज purely resistive, then the source of energy continually gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as the heating effect of electric current. तो हमें पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए, जब करंट फ्लो करता है तो उसे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करके करंट फ्लो करता है। ठीक है, काफ़ी रुकावट फेस करनी पड़ती है फ्लो करने में करंट को, है ना, तो उसको ओवरकम करके करंट को फ्लो करना पड़ता है। सो जो एनर्जी लगती है वो हीट प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस को ओवरकम करके जब करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है उससे। So for example, when electrical energy is supplied to an electric bulb, the filament gets heated because of which it gives light. तो आपने देखा होगी जब भी हम कोई बल्ब जलाते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है? इसका कॉज क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का? ये मैंने बता ही दिया। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट to overcome the resistance offered by the conductor through which it passes. तो resistance होती है कंडक्टर की, उसको ओवरकम करके करंट को पास करना पड़ता है। सो जो एनर्जी लगती है वो हीट प्रोड्यूस करती है। सो दैट्स व्हाई हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हायर द रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हायर अमाउंट ऑफ हीट। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है मतलब उतनी ही ज़्यादा रुकावट फेस करनी पड़ रही है करंट को, तो उतनी ही उसको मेहनत करनी पड़ेगी कम करके फ्लो करने में। सो उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो, जब बल्ब जलता है, जब कोई बल्ब हम जलाते हैं तो हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर यही लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द फिलामेंट इट बिकम्स हॉट एंड स्टार्टेड टू ग्लो ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट इट डज नॉट मेल्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कीप्स इट फ्रॉम कैचिंग फायर। तो ये जो फिलामेंट होता है बल्ब का, ये टंगस्टन से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है ताकि जब हीट प्रोड्यूस हो तो ये मेल्ट ना हो। ठीक है, सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट। आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। अब बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हीट प्रोड्यूस हुई है कंडक्टर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द करंट। मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है एक गिवन रेजिस्टेंस के लिए, जो करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर। करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन कंडक्टर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट मतलब जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, एंड टाइम और ऑल्सो टाइम। तो ठीक है, सो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब ये जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, इसका क्या क्या यूजेस हैं, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? तो द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका एप्लीकेशन है कैसे? The filament of bulb gives light because of the heating effect of electricity. The filament of bulb is generally made of tungsten metal because it has a very high melting point and also it does not oxidize readily at a high temperature. तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब हीट प्रोड्यूस होगी तो अगर ऐसा हम मेटल का यूज़ करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है तो वो जो वायर है वो तो मेल्ट हो जाएगी, है ना। इसीलिए हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब हीट प्रोड्यूस होती है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, बर्न नहीं करता, मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, और हीट प्रोड्यूस होती है और जो बल्ब है वो ग्लो कर पाता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। तो फ्यूज में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का
एप्लीकेशन है। कैसे? इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे? इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। तो जैसे मान लो कोई डिवाइस है, मान लो ये बल्ब है और इसके आगे ही हम फ्यूज को लगा देते हैं सीरीज में लगाते हैं हमेशा फ्यूज को। क्यों? तो इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन एलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। तो जो फ्यूज होता है वो क्या है? एक पीस ऑफ वायर ही होता है जो एक एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट का बना होता है, ठीक है। किसी भी मेटल या एलॉय का होता है और सिर्फ एक एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट का वो बना होता है, मतलब जितना मेल्टिंग पॉइंट रिक्वायर्ड है उतने मेल्टिंग पॉइंट का वो फ्यूज बनाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है। If a current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit, saving the appliance attached in the circuit. तो मान लो इसको हमने ऐसे सीरीज में फ्यूज को कनेक्ट कर दिया और ये हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। तो जब करंट फ्लो करेगा, मान लो ज़्यादा करंट आ गया, ठीक है, मान लो कि 5 एम्पियर का करंट रिक्वायर्ड है लेकिन 5 एम्पियर से ज़्यादा का करंट आ गया, 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया एकदम गलती से, तो जो ये फ्यूज़ है ये क्या होता है? ये मेल्ट हो जाता है। अब जब जैसे ये फ्यूज़ मेल्ट होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो जो करंट है वो अप्लायंस तक नहीं पहुंचेगा और ये सेव हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो डैमेज से बच जाएगा, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड होता है उसी के हिसाब से उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को करंट मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा करंट आ जाएगा तो वो अप्लायंस डैमेज हो जाएगा, इसीलिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। वो फ्यूज़ उस पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट का बनाया जाता है जितनी ज़रूरत है। जैसे ही ज़्यादा करंट आएगा तो वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा करंट आएगा तो वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है और जो अप्लायंस है वो सेव हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और इलेक्ट्रिक बल्ब ये दो एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। तो एक यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। सो इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम्ड इन अ पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। इसका फॉर्मूला क्या है? पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। सो P इज इक्वल टू V इंटू I, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम अलग अलग फॉर्म्स में इसको चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि V का फॉर्मूला क्या होता है? V का फॉर्मूला होता है I इंटू R, है ना। तो V की जगह हमने यहाँ पर IR लिख दिया तो ये I स्क्वायर आ गया। फिर इसको आप V स्क्वायर इंटू R की फॉर्म, V स्क्वायर बाई R की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला को आप चेंज कर सकते हो अलग अलग वैल्यूज पुट करके, जो हमने पीछे जो इक्वेशंस आई थी उनकी वैल्यूज पुट करके यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है। ओके, देन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है? वॉट। सो SI यूनिट क्या है? वॉट, जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वॉट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? 1 वॉट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वॉट पावर कब कंज्यूम होगी? जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, तब कितनी पावर कंज्यूम होगी? 1 वॉट, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट ऑफ पावर, ठीक है। ये इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ओके। अब कमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट। जो डे टू डे लाइफ में जो यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज नॉट वॉट। कमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर, जिसको हम के कैपिटल W और H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, ठीक है। 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकंड आ जाएगा, एंड देन दिस विल बी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं और ये है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर क्या है? एक यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ओके। सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। जितने भी टॉपिक्स से हमने अच्छे से रिवाइज कर लिए। नाउ लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। तो अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कैसे हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे, कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे, जो अभी तक हमने डिस्कस किए। सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery।
तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा है कितनी एनर्जी गिवन है, एक कितनी एनर्जी लगेगी या कितना वर्क डन होगा। एनर्जी वर्क डन यहाँ पर सेम ही बात है कि कितनी एनर्जी लगेगी, कितना वर्क डन होगा एक कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज के लिए पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा है, हमसे W वर्क डन पूछा है, कितनी एनर्जी या कितना वर्क डन होगा ईच कूलम, मतलब एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए। तो चार्ज हमें गिवन है 1 कूलम, ठीक है, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है बैटरी का कितना 6 वोल्ट। सो हमें V की वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 6 वोल्ट। तो हमें निकालना क्या है, हमें एनर्जी निकालनी है या फिर वर्क डन निकालना है। हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, दैट फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ये फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 6 वोल्ट है, ठीक है, वर्क डन हमें निकालना और चार्ज भी हमारे पास है 1 कूलम। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट है, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, चार्ज कितना है 1 कूलम है। तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा हमारे पास कितना, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 1 जा 6 होता है, तो दिस विल बी 6 जूल, ठीक है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो वर्क डन आ जाएगा 6 जूल। तो कितनी एनर्जी लगी है या फिर कितना वर्क डन हुआ है 6 जूल टू मूव द चार्ज ऑफ ईच ऑफ 1 कूलम थ्रू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये पहला न्यूमेरिकल था, बहुत ईजी था, इसमें तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है और वैल्यूज पुट करके हमारा आंसर आ गया। Now let's solve the next numerical. Next one is when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है बैटरी का कितना 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और हमसे क्या पूछा है, और रेजिस्टर है जो कनेक्टेड है और करंट हमें गिवन है 2.5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर जो करंट है वो एम्पियर में नहीं मिली एम्पियर में गिवन है। तो मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि याद होना चाहिए कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, ओके। सो इसको हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, करंट हमारे पास है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो हमें फॉर्मूला का पता है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, इट इज इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय करंट, करंट कितना है 2.5 मिली एम्पियर है, इसको हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस टाइम हमने देखा था कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10⁻³ एम्पियर होते हैं। तो 1 एम्पियर में, 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं। तो 2.5 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, इट विल बी 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी 2.5 इंटू 10⁻³ तो इसके नीचे हम लिख देंगे 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये इसकी पावर नेगेटिव में 10 की पावर -3 है, तो जब इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, इसकी पावर +3 हो जाएगी और ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इसको जब हमने न्यूमरेटर में लिखा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, इट विल बी +3। अब 10⁻³ का मतलब क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000। तो इसको हम 1000 भी लिख सकते हैं, है ना, इसको हमने 1000 भी लिख सकते हैं, इसको हमने 1000 लिख दिया। अब जब 2.5 का डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 5 ज़ा 25, सॉरी 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5 एंड 5 200 ज़ा 1000, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 इंटू 200 कितना होता है, 12 इंटू 200 होता है 2400, 2400 इंटू 2 कितना होता है 4800। तो 4800 यूनिट क्या आएगी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। सो दिस विल बी 4800 ओम। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 4800 ओम। तो जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 4800 ओम, ठीक है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है और बस इसमें थोड़ा ट्विस्ट ये था क्वेश्चन में कि हमें इस यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ा, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। फिर हमने सॉल्व किया। तो ये कन्वर्जन्स भी आपको आनी चाहिए, ओके।
You can note it down if you want. Now let's move on towards the next numerical. So अगला numerical है, draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor and 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. तो हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाना है. उस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? एक बैटरी है जिसमें 3 सेल्स हैं, तो बैटरी 3 सेल की बनी है और हर एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 2 वोल्ट. तो 3 सेल हैं और एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो तीनों सेल का मतलब पूरे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा. 2 × 3 हो जाएगा 6 वोल्ट. तो जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट है. और क्या है? एक 5 ओम का रेजिस्टर है, एक 8 ओम का रेजिस्टर है और एक 12 ओम का रेजिस्टर है. तो 3 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है. और एक प्लग की है, प्लग की तो होगी ही. और इन सबको कैसे कनेक्ट किया है? सीरीज में कनेक्ट करना है. ओके, सो वी हैव टू मेक अ सीरीज कॉम्बिनेशन. तो ड्रॉ करते हैं. डायग्राम हमें ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक सर्किट का, सो इट्स वेरी इजी. ठीक है, सबसे पहले हमें बैटरी ड्रॉ करनी पड़ेगी. ठीक है, सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, देन ये एक सेल हो गया, देन ये दूसरा सेल, देन ये तीसरा सेल. ठीक है, तो ये बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है, ये 3 सेल से बन के बनी है. और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना गिवन है? 6 वोल्ट. ठीक है, 6 वोल्ट है. यहाँ पर 2 वोल्ट ये हर एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन पूरी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये बैटरी हो गया. देन यहाँ पर आ जाएगी प्लग की. ठीक है, जो स्विच होता है, ये हो जाएगी प्लग की. ओके, देन ये रेजिस्टर्स आ जाएंगे. तो ये पहला रेजिस्टर है, देन ये दूसरा रेजिस्टर है, देन ये तीसरा रेजिस्टर है. ओके, और ये सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं. ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, थोड़ा सही नहीं बना लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है. और करंट कैसे फ्लो कर रहा है? करंट की डायरेक्शन मैंने बताया था, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. सो करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, और ये प्लग की है, ये अभी क्लोज्ड है, मतलब करंट अभी इस सर्किट में से फ्लो कर रहा है. ठीक है, दिस इज द बैटरी एंड दीज आर द रेजिस्टर्स. तो पहले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? 5 ओम. देन दूसरा रेजिस्टर है 8 ओम का एंड तीसरा रेजिस्टर है 12 ओम का. ठीक है, तो ये आपको लिखना भी है कितने रेजिस्टर्स, कितनी इनकी रेजिस्टेंस है. ठीक है, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट. बहुत इजी था, हमें यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ करना था, इसको नोट कर सकते हो. अब बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल के बारे में. इट इज हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम. तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. तो 3 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास. पहला रेजिस्टर 2 ओम का, अगला 3 ओम एंड 6 ओम. अब इन तीनों रेजिस्टर्स को हम कैसे कनेक्ट करें कि जो हमारी टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट की वो 4 ओम आए. तो कैसे कनेक्ट करेंगे? लेट्स से जो हमारा पहला रेजिस्टर है इसको हम R1 नाम दे देते हैं, इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम. ठीक है, अगला रेजिस्टर है R2, इसकी रेजिस्टेंस है 3 ओम. ठीक है, और अगला रेजिस्टर है R3, इसकी रेजिस्टेंस है 6 ओम. अब इनको हम कैसे कनेक्ट करें कि जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की वो कितनी आए? 4 ओम. तो देखो हम क्या करेंगे, 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस आने के लिए हम R2 R3 को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और जो R1 है, जो पहला रेजिस्टर है, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे. कैसे? देखो सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे R1 को. तो ये R1 है, दिस इज R1. ठीक है, और पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे R2 और R3 को. तो ये R2 है एंड दिस इज R3. ठीक है, और फिर ये आगे कंटिन्यू, ऐसे सर्किट कंटिन्यू हो जाएगा. ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा ढंग से नहीं बना, यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये R1 है, इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम. ये R2 है, इसकी रेजिस्टेंस है 3 ओम. और ये R3 है, इसकी रेजिस्टेंस है 6 ओम. तो इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और R1 को हमने सीरीज में कनेक्ट किया. अब जब इनको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे तब जाके हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आएगी. कैसे? देखो ये तो सीरीज में कनेक्टेड है, इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे. अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगी? इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? इट विल बी 1/R इज इक्वल टू 1/R2
डिवाइडेड 1/R2 प्लस 1/R3 है ना। ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो वहाँ से ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसीलिए मैंने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस R है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R2। तो R2 की रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस 1/R3। R3 ये है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 6 ओम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। अब इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 6 1 ज़ा 6। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाय 6। तो 3 डिवाइडेड बाय 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/R की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। 1/R की वैल्यू आ गई 1/2। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/R का रेसिप्रोकल होता है R और 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2। तो यहाँ से हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम। मतलब ये जो R2 और R3 हैं इन दोनों रेजिस्टर्स का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम आ गया। इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, तो इन दोनों का तो 2 ओम आ गया। अब ये 2 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस रेजिस्टर्स ये जो R1 है इसकी रेजिस्टेंस को और इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 ओम प्लस 2 ओम कितना होता है 4 ओम होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी पूरी सर्किट की 4 ओम, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया, मैंने R1 को सीरीज में कनेक्ट किया और R2 और R3 को पैरेलल में कनेक्ट किया। जब R2 R3 को जो पैरेलल में कनेक्ट किया तो उन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस आ गई 2 ओम। तो इन दोनों की तो 2 ओम आ गई। अब इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस आई है 2 ओम, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी बिकॉज ये सीरीज में कनेक्टेड है। जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं उनको तो हम ऐसे ही ऐड कर देते हैं। तो ये तो 2 ओम इसमें इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस में ऐड होगा। इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस मैंने कैलकुलेट करी फॉर्मूले से, इट वाज 2 ओम। तो 2 + 2 हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो इसको आपको पूरी स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। दैट in parallel when we connect R2 and R3 in parallel combination then we got the total resistance by the formula this। तो पूरे फॉर्मूले से आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। हमारे पास वो 2 ओम आ जाएगा एंड देन R1 तो सीरीज में ही कनेक्टेड था तो इन दोनों का तो 2 ओम आ गया टोटल रेजिस्टेंस। तो इन दोनों के 2 ओम को इसमें ऐड कर दो, सो यू विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस एज 4 ओम, ठीक है। यहाँ पर मैंने सोल्व करके दिखाया, कैसे लिखना है वो तो आप देख ही सकते हो। यहाँ हेयर आई कैन नॉट राइट द कंप्लीट सोल्यूशन, ओके। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट है 1 ओम, मतलब अब इन तीनों रेजिस्टर्स को हम कैसे अरेंज करें कि टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम आए। अब 1 ओम आने के लिए कैसे इनको अरेंज करेंगे, तो R1 ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है, इतना हमें पता है। अब इन तीनों को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। इन तीनों रेजिस्टर्स को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब जाके हमारी रेजिस्टेंस 1 ओम आएगी। कैसे, देखो ये तो पहला रेजिस्टर है R1, ये दूसरा रेजिस्टर है R2, ये तीसरा रेजिस्टर है R3, ठीक है, एंड देन दिस कंटिन्यूस। तो इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 3 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब इनकी टोटल रेजिस्टेंस निकालो, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, उसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए 1/R1, R1 की रेजिस्टेंस कितनी है 2 है, तो 1/2 प्लस R2 कितना है 3, 1/3 प्लस R3 कितना है 6। अब इनका एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व कर लो। अब तो कैलकुलेशन ही बाकी रह गई है, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 3 6 का एलसीएम होता है 6, ठीक है। तो 2 की टेबल में 6 कब आता है, 3 से आता है, तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है। देन 3 की टेबल में 6 कब आता है, 2 2 1 ज़ा 2, सो दिस विल बी +2। देन 6 की टेबल में 6 1 पर आता है तो 1 1 ज़ा 1, सो 3 + 2 होता है 3 + 2 होता है 5, 5 + 1 होता है 6। तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है 1 होता है। सो 1/R आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है।
तो फर्स्ट पार्ट में हमने रेजिस्टर्स को कैसे अरेंज किया, एक को सीरीज में अरेंज किया, दो को पैरेलल में अरेंज किया, और दूसरे पार्ट में हमने रेजिस्टर्स को कैसे अरेंज किया, तीनों को पैरेलल में अरेंज किया, तब जाके टोटल रेजिस्टेंस हमारी 1 ओम आई है। ठीक है, तो कैसे अरेंज करना है इसका आपको कैसे पता चलेगा, जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको आइडिया आता जाएगा कि कैसे आपको रेजिस्टर्स को पैरेलल में या फिर सीरीज में या फिर एक को पैरेलल में दो को सीरीज में कैसे कनेक्ट करना है, तभी आपको उसी का आइडिया आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are the currents in the three cases? तो एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक ओवन की जो 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्टेड है, दो कॉइल्स हैं उसके A और B। ठीक है, दो कॉइल्स हैं A और B और उन दोनों कॉइल्स की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 24 ओम है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास, 220 वोल्ट है। ठीक है, हमारे पास दोनों कॉइल्स की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितनी है, दोनों की 24 ओम है। तो लेट्स से A कॉइल की रेजिस्टेंस 24 ओम and the resistance of coil B is also 24 ohm। ठीक है, ये हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें बोला है कि अब ये दोनों जो कॉइल्स हैं इनको हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, सीरीज में भी यूज़ कर सकते हैं और पैरेलल में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये दोनों जो कॉइल्स हैं इनको हम सेपरेटली मतलब एक एक करके भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर दोनों कॉइल्स को हम सीरीज में मतलब सीरीज में भी यूज़ कर सकते हैं। ये पहला कॉइल हो गया, देन ये दूसरा, ठीक है, दूसरा रजिस्टर हो गया। ठीक है, इनको हम पैरेलल में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनको हम पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डायग्राम मैंने रफ ही बनाया। तो अब इन तीनों केसेस में हमें करंट फाइंड आउट करना है कि इन तीनों केसेस में करंट कितना होगा, हर एक कॉइल में से, हर एक रेजिस्टर्स में से। व्हाट आर द करंट इन द थ्री केसेस। तो जब इनको हम सेपरेटली यूज करेंगे तब क्या करंट होगा, ठीक है, जब इनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब क्या करंट होगा, और जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब क्या करंट होगा। ठीक है, तो हमें तीनों केसेस में करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं, जब इन दोनों कॉइल्स को हम सेपरेटली यूज करेंगे। ठीक है, तो सेपरेटली जब यूज करेंगे तब क्या करंट आएगा। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सॉल्व दैट। सो जब हम सेपरेटली यूज करेंगे तो एक ही कॉइल की हम बात कर रहे हैं, तो हर एक कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी है, 24 ओम है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस हमें पता है कि फॉर्मूला होता है आर के लिए, उसके लिए होता है आर V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमारे पास करंट का फॉर्मूला आ जाएगा, करंट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आर, है ना, क्योंकि हमें तो करंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आर। तो हमारे पास V की वैल्यू है, V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है 220। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस जैसा कि हमें पता है कि हम सेपरेटली यूज कर रहे हैं, तो हर एक की दोनों कॉइल्स की रेजिस्टेंस क्या है, 24 ओम है। तो रेजिस्टेंस हो जाएगी 24। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, दिस विल बी 55 एंड दिस विल बी 6। तो 55 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, इट विल बी 55 डिवाइडेड बाय 6, इट विल बी 9.2 समथिंग। ठीक है, तो हमारे पास 9.2 एम्पियर कुछ करंट हमारे पास अप्रॉक्स आएगा जब हम इनको सेपरेटली यूज करेंगे। तो जब इन कॉइल्स को हम सेपरेटली यूज करेंगे तो कितना करंट आएगा, 9.2 एम्पियर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर सकते हो। अब सेकंड सिचुएशन है कि जब इन कॉइल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब कितना करंट आएगा। तो सेम फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा, I इज इक्वल टू वी आर, फॉर्मूला तो हम यही अप्लाई करेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो करंट निकालना है हमें, वोल्टेज तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम ही है, तो 220 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि हम अब इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब हमें पता है कि जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों की रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। तो इस कॉइल की रेजिस्टेंस भी 24 ओम है, इसकी भी रेजिस्टेंस 24 ओम है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों को हमें ऐड कर देंगे। तो 24 प्लस 24 कितना होता है, 48 ओम होता है। तो टोटल यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी 110, दिस विल बी 24। सो 110 डिवाइडेड बाय 24, दिस विल बी 12, दिस विल बी
55, सो 55 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा समथिंग 4.6 एम्पियर आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 4.6 एम्पियर। तो जब इन दोनों कॉइल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कितना करंट आएगा, 4.6 एम्पियर। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा केस है कि जब इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो यही अप्लाई करना है, बस वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है। तो करंट आ जाएगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा 220। अब रेजिस्टेंस कितनी आएगी, तो जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में हम इन तीनों रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ 1/R इक्वल टू 1/R1। तो R1 दो ही रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो हमारे पास तो दोनों ही 24 के हैं, तो 1/24 प्लस 1/24, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/R विल बी इक्वल टू 2/24, ठीक है। तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/12। तो इन दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 12 ओम, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 12 ओम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी 110 डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस विल बी 3, दिस विल बी 55। तो 55 डिवाइडेड बाय 3, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 55 डिवाइडेड बाय 3 होता है, इट इज़ 55 डिवाइडेड बाय 3 1 2 25 18.3, ठीक है। तो अप्रॉक्स आ जाएगा 18.3, तो 18.3 एम्पियर। तो जब इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब करंट कितना आएगा, 18.3 एम्पियर, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो हमसे ये 3 सिचुएशंस में करंट पूछा था। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इट इज an electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere, calculate the heat developed in 30 seconds। तो हमसे इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी रेजिस्टेंस हमें गिवन है 20 ओम, ठीक है, और करंट वो कितना ले रही है, 5 एम्पियर, और हमसे पूछा है कि हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी हीट डेवलप हुई है, कितनी हीट जनरेट हुई है इन 30 सेकेंड्स। तो क्या क्या हमें गिवन है, हमें रेजिस्टेंस गिवन है कितना, 20 ओम, ठीक है। वी आर हैविंग द करंट कितना है, 5 एम्पियर, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम इज 30 सेकेंड्स। फाइंड आउट हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है हीट जनरेटेड, कितनी हीट डेवलप हुई है, कितनी हीट जनरेट हुई है। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हीट इज, इट इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, ठीक है। करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो हीट जनरेटेड विल बी इक्वल टू I का स्क्वायर, करंट कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, टाइम कितना है, टाइम इज 30 सेकेंड, सो इंटू 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो heat generated will be 25 into 20, 25 into 20 is 500, 500 into 3, 500 into 30 कितना होता है 15, 25 into 20 होता है 500, 500 into 30 होता है 15,000, so this will be 15,000, ठीक है, 15,000 जूल, ठीक है। हीट की यूनिट होती है जूल। तो अब इसको हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हीट जनरेटेड विल बी 1.5 इंटू 10⁻⁴ जूल, ठीक है। जब इसको हम 1.5 की फॉर्म में लिखेंगे तो हम 10⁻⁴ लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल लगाने के लिए हमें एक और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 zeros तो ऑलरेडी थे ही। अब हमने 1.5 लिखा है इसीलिए एक और 0 आ जाएगा, दैट्स वाई इट इज 10⁻⁴, ठीक है। सो हीट जनरेटेड कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁴ जूल, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। तो इस चैप्टर में मेन जो की है दैट इज द फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से पता है, कहाँ उनको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्मूलाज को चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि कई फॉर्मूलाज चेंज भी हो रहे थे इक्वेशन के हिसाब से, वैल्यूज के हिसाब से। तो अगर आपको वो अच्छे से पता है तो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट न्यूमेरिकल
सो वी हैव कंप्लीटेड द रिवीजन ऑफ आवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया है, सभी टॉपिक्स को हमने रिवाइज किया और फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। तो अब आपको इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपका ये चैप्टर पूरा 100% क्लियर होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विच विल बी ऑफ मैथ्स रिविजन सीरीज। टिल देन दैट्स इट, थैंक यू सो मच।